बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एसिंक अवेट का टॉपिक कि एसिंक और अवेट क्या होता है, इसका क्या काम होता है। सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे एसिंक होता क्या है। ठीक है, पहले इसको समझेंगे हम। एसिंक फंक्शन क्या होता है। अगर मैं एक नॉर्मल फंक्शन बनाती हूँ, हम साथ साथ एग्जाम्पल करते हैं। इसको मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है, एक नॉर्मल फंक्शन कैसे बनता है। फंक्शन का कीवर्ड लिया हमने, उसके बाद हम फंक्शन का नेम देते हैं। सही है, और ये हमारा फंक्शन बन जाता है। ये एक नॉर्मल फंक्शन का सिंटेक्स है। सही है। अब एसिंक फंक्शन कैसे बनता है। इस फंक्शन के स्टार्ट में, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं सॉरी ये लगा देती हूँ एसिंक, तो ये क्या बन गया आपके पास, एसिंक फंक्शन बन गया। ठीक है, सिर्फ आपने अपना जो एक नॉर्मल फंक्शन है उसके स्टार्ट में आपने एसिंक का कीवर्ड लगा देना है, तो आपका ये एसिंक फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब माइंड में एक सवाल आता है कि नॉर्मल और एसिंक फंक्शन में डिफरेंस क्या है। सही है, नॉर्मल फंक्शन हमें पता है सिंपल दो पैरामीटर लेते हैं, ठीक है, जो कुछ रिटर्न करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको फंक्शन को कॉल करके हम आउटपुट ले लेते हैं उसका। लेकिन अगर हम एसिंक फंक्शन की बात करें, एसिंक फंक्शन हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है। ठीक है, तो अब इस पे जब हम आगे काम करते जाएंगे तो आपको समझ आता रहेगा प्रॉमिस क्या होता है, कैसे काम करता है। इस पर डिटेल में मैं वीडियो बना चुकी हूँ। वैसे जो हमने एग्ज़ाम प्रिपरेशन की थी सर जिया की रेपो से, तो उसके अंदर भी मैंने प्रॉमिस का टॉपिक कवर किया था। उसके अलावा मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी प्रॉमिस पे, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो से पहले आप लोगों को प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, वरना यहाँ आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। ठीक है, अगर आपको प्रॉमिस आता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इजी होने वाली है। तो पहले वो वीडियो देखे जाके, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर इस पे देखिएगा। ठीक है, अब देखिए प्रॉमिस हमारे पास करता क्या है। प्रॉमिस दो काम करता है, या तो रिजॉल्व होता है या रिजेक्ट होता है। ठीक है, अब अगर रिजॉल्व होता है तो वो क्या करता है, देन उस पर काम करता है। दो चीज़ें होती है ना हमारे पास, देन और कैच होता है। सही है, तो प्रॉमिस हमारे पास दो काम करता है, या तो रिजॉल्व होता है या रिजेक्ट होता है। रिजॉल्व होने पे देन फंक्शन कॉल होता है, और रिजेक्ट होने पे कॉल फंक्शन कॉल होता है, सॉरी कैच फंक्शन कॉल होता है। सही है, यहाँ पर हमारा एसिंक फंक्शन भी सेम काम करेगा। ठीक है, या तो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। अब दोबारा से माइंड में एक सवाल आ जाएगा कि जब प्रॉमिस यही सेम काम करता है तो एसिंक फंक्शन की क्या ज़रूरत है। देखिए एक्चुअली जो प्रॉमिस था उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, यानी वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स था जो प्रॉमिस था। लेकिन यहाँ पर जो एसिंक है वो ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी एसिंक फंक्शन जो है उसने प्रॉमिस के मेथड को इजी कर दिया है। सही है, प्रॉमिस में क्या करना पड़ता था, हमें रिजॉल्व और रिजेक्ट को डिक्लेयर करना पड़ता था, जिसकी कॉलिंग पे क्या होता था, देन और कैच फंक्शन कॉल होता था। तो इन कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म करने के लिए एसिंक फंक्शन बनाया गया है। ये सिंपल भी है और एज़ कम्पेयर टू प्रॉमिस ईजी टू रीड भी है। सही हो गया। अच्छा, नॉर्मल फंक्शन से पहले हमने एसिंक का कीवर्ड लगा दिया और ये एसिंक फंक्शन बन गया हमारे पास। अब हम इसमें आगे काम करेंगे अपना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने ये कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर कुछ रिटर्न करवाती हूँ। सही है, मैं लिख देती हूँ रिटर्न का कीवर्ड। सही है, रिटर्न करवाने के लिए हम रिटर्न का कीवर्ड लेते हैं, और सिंपल मैं यहाँ पर स्ट्रिंग दे देती हूँ एक। मैंने कह दिया हेलो। ठीक है, मैं क्या रिटर्न करवा रही हूँ, हेलो रिटर्न करवा रही हूँ मैं। उसके बाद सिंपल मैं यहाँ कंसोल करवा देती हूँ। क्या कंसोल करवाती हूँ, मैं अपने फंक्शन को कॉल करती हूँ इसके अंदर। अब मैं टर्मिनल पे जाके इसको चलाऊंगी, तो आप देखिए मेरे पास क्या होगा। ये देखिए क्या लिखा आ रहा है, प्रॉमिस हेलो। अब यहाँ पर मैंने प्रॉमिस जैसा कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, नॉर्मल फंक्शन और एसिंक फंक्शन में क्या डिफरेंस है कि एसिंक फंक्शन हमारे पास क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है हमें। तो वो यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ लिखा आ रहा है कि क्या रिटर्न कर रहा है, हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, जिसमें हमने क्या लिखा है, हेलो। सही हो गया।
यहाँ तक ये चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ गई, सही हो गया। अच्छा, यही सेम काम आप जो है एनोनिमस फंक्शन से भी कर सकते हैं और साथ ही आप एरो फंक्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। वो उन पे भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे कि एरो फंक्शन कैसे बनता है, एनोनिमस फंक्शन कैसे काम करता है, ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। अच्छा, अब हमने असिंक को तो समझ लिया, बेसिक समझ लिया उसका। अब अवेट पे आ जाते हैं, अवेट को भी समझ लेते हैं। अवेट मेथड को किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। अवेट हमेशा सिंक फंक्शन के अंदर काम करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, ये तो हमारा सिंक फंक्शन था, मैं ये हटा देती हूँ रिटर्न, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं हम, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं कुछ चीज़ें कंसोल कराती हूँ क्योंकि हम थोड़ा इजी करके समझते हैं, जो बिगिनर्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो इसलिए। तो हम यहाँ पर कंसोल कराते हैं इसको सिंपल। मैं लिखती हूँ ए कंसोल बी, सॉरी कंसोल बी और सी, ठीक है। यहाँ तक हमने ये करा दिया, ये चीज़ें हमने ए बी सी हमने यहाँ पर कंसोल करा दिया। और क्या करना है, मैंने यहाँ पर मैं आऊँगी, अब ये जो फंक्शन के अंदर कोड है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, टर्मिनल पे आउटपुट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ। अब देखिएगा मैं करूँगी तो क्या आउटपुट आएगा, ए बी सी, ठीक है। जो इस फंक्शन के अंदर कोड था वो हमारे पास टर्मिनल पे आ गया। अब मैं यहाँ इस फंक्शन से बाहर अगर कुछ कंसोल कराती हूँ, फॉर एग्जाम्पल डी, इसी तरीके से मैं करा देती हूँ, बल्कि हम यहाँ करते हैं, ठीक है। मैं कंसोल कराती हूँ ई, सही है। अब देखिएगा कैसे आउटपुट आता है हमारे पास, ये देखिए क्या आ रहा है, ई ए बी सी और डी। अब इसको समझते हैं, यहाँ पर देखिए हम अभी मैंने क्या कहा, जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उसके फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, और जब हम उसका फंक्शन कॉल करते हैं तभी जाके हमें टर्मिनल पे रिजल्ट मिलता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया है, कंसोल करा है। सबसे पहले मैंने कंसोल करा है, क्या कंसोल करा है, ई। तो उसने सबसे पहले क्या किया, ई दिखा दिया हमें रिजल्ट में। उसके बाद उसने ए बी और सी दिखाया है। ए बी सी कहाँ है, हमारा फंक्शन के अंदर है कोड ये। तो उसने फंक्शन के अंदर का कोड ए बी सी क्यों दिखाया, क्योंकि हमने ई को प्रिंट करवाने के बाद अपने फंक्शन को कॉल करा है। जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल करा तो उसने अपने अंदर के कोड को एग्जीक्यूट कर दिया, सही है। और लास्ट में उसने डी प्रिंट करवाया है। लास्ट में डी क्यों प्रिंट करवाया है, क्योंकि हमने लास्ट में एक और कंसोल करवाया है जिसके अंदर हमने क्या रखा है, स्ट्रिंग डी। तो उसने डी को प्रिंट कर दिया, सही है। अब यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, अब हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं। मैं यहाँ 1 लिखती हूँ, ठीक है। नंबर्स कर लेते हैं हम 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं एग्जीक्यूट करूँगी इसको, तो आप देखिएगा कैसे होगा। पहले ये वाला प्रिंट होगा क्योंकि सबसे पहले हम कंसोल 1 करवा रहे हैं, उसके बाद ये फंक्शन के अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, यानी 1 के बाद 2 3 4 एग्जीक्यूट होगा और लास्ट में हमारे पास 5 एग्जीक्यूट होगा। करके देख लेते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5, सही है। इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, अवेट का यूज़ करेंगे हम एसिंक के साथ, ठीक है। ये कैसे काम करेगा एसिंक के साथ हम अभी देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसा कि मैंने बताया, अवेट का कीवर्ड हमेशा एसिंक फंक्शन के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए मेरे पास पूरा कोड है। अब मैं क्या करती हूँ, जो आपके पास अवेट का कीवर्ड है ना, उसको आप एसिंक फंक्शन के किसी भी कोड लाइन में ऐड कर सकते हैं, सही है। चाहे तो यहाँ कर दूँ, मैं यहाँ कर दूँ, यहाँ कर दूँ, तो मैं यहाँ पे अवेट का कीवर्ड यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने अवेट लगा दिया।
अब इसका क्या मकसद है, यहाँ पर देखिए, अब मैं जब कोड रन करूँगी ना, टर्मिनल पे कैसे आउटपुट आएगा पहले इसको समझ लेते हैं। पहले वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, सिंपल 1, जो मैंने अभी बताया कि सबसे पहले हम कंसोल 1 करवा रहे हैं तो वो इसको प्रिंट कर देगा। उसके बाद हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है वो फंक्शन के अंदर के कोड को अब एग्जीक्यूट करने जाएगा। जैसे ही वो जाएगा तो पहले तो सिंपल console डॉट लॉग 2 है तो वो 2 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद जब वो console डॉट लॉग 3 पे आएगा तो उसको ये अवेट का कीवर्ड मिलेगा। अब ये कीवर्ड क्या उसको बताएगा कि भाई कंपाइलर को बोलेगा कि यहाँ पर रुक जाओ, यानी इस लाइन के बाद आगे नहीं बढ़ना। सही है, मैं इस तरीके से समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये जो लाइन है जहाँ हमने अवेट का यूज़ किया है, इससे आगे मत बढ़ना। ठीक है, पहले जाओ, इस फंक्शन से बाहर जाओ। ठीक है, जो भी मतलब पेंडिंग काम हैं उनको ख़त्म करो और फिर वापस आकर इसके आगे का कोड एग्जीक्यूट करो। ठीक हो गया। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ तक आएगा, इस 3 को तो प्रिंट करवा देगा वो, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमने अवेट का कीवर्ड यूज़ किया, हमने उसको रुकने को बोला है। तो वो क्या करेगा, इस फंक्शन से बाहर जाएगा और यहाँ जो भी, जैसे हमने console 5 कराया हुआ है, इसको प्रिंट कर देगा और भी जो कोड होगा उसको प्रिंट कर देगा। यानी समझने की बात ये, जहाँ पर भी हम अवेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे ना तो वो वहाँ पर आकर स्टॉप हो जाएगा और इस फंक्शन के अंदर के कोड के लिए स्टॉप होगा। सही है, यानी हमने यहाँ पर अवेट का कीवर्ड यूज़ किया है तो इस फंक्शन के अंदर इस कीवर्ड को यूज़ करने के बाद जितना कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन इस फंक्शन से बाहर अगर कोई भी कोड होगा तो वो इस फंक्शन से बाहर निकल के उस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा और उस कोड को ख़त्म करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद वापस जाएगा इस फंक्शन में और फिर इस अवेट के कीवर्ड के बाद जितने भी हमारा कोड होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। करके देख लेते हैं, यानी क्या होगा, अभी 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा और 5 प्रिंट होगा और लास्ट में हमारे पास 4 प्रिंट होगा। देख लेते हैं हम, ये देखिए कैसे हुआ, 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 5 और 4 उसने लास्ट में कर दिया, जबकि 5 लास्ट में था और 4 सेकंड लास्ट था, लेकिन उसने 5 को पहले कर दिया और 4 को लास्ट कर दिया। तो उसने कैसे काम किया, सबसे पहले कंसोल जो लिखा था उसको कर दिया, फिर फंक्शन हमने कॉल किया, फंक्शन में वो गया, उसने देखा भाई क्या क्या कंसोल करा रहे हैं, कंसोल 2 करवा रहे हैं, उसने कर दिया, कंसोल 3 करवा रहे हैं, लेकिन कंसोल 3 के साथ अवेट का कीवर्ड है। तो कंपाइलर को समझ में आ गया कि इससे आगे नहीं बढ़ना है, मैंने इस फंक्शन के अंदर इस 3 console डॉट लॉग 3 के बाद जितना भी कोड है उसको अभी एग्जीक्यूट नहीं करना है मैंने। तो वो यहाँ पर रुक गया। अब रुक गया तो वो क्या करेगा, फंक्शन से बाहर आएगा और फंक्शन से बाहर जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा और अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद वापस से इस फंक्शन में जाएगा और फिर बाकी रिमेनिंग कोड को, जो सिंग फंक्शन के अंदर रिमेनिंग कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। आई होप समझ में आया होगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाली एग्जाम्पल कर ली अपने पास। अब बात आ जाती है यहाँ पर, एसिंग भी देख लिया, अवेट भी समझ लिया, एसिंग के साथ अवेट का यूज़ भी देख लिया हमने बहुत छोटी सी एग्जांपल्स के साथ। अब बात आ जाती है एरर हैंडलिंग की। ठीक है, हमारी जो सर्जिया की रिपोजिटरी थी उसमें भी था एरर हैंडलिंग, हमने किया नहीं था तो वो मैं यहीं पे करा देती हूँ। अब एरर हैंडलिंग विद ट्राई कैच, सही है। अब आप देखिए जो हमने प्रोमिसेस किए थे उसके अंदर क्या होता था, हमारे पास 2 चीज़ें होती थी ना, या तो रिजॉल्व होता था या रिजेक्ट होता था। रिजॉल्व होता था तो देन चलता था, रिजेक्ट होता था तो कैच अपना काम करता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, ट्राई और कैच। ठीक है, ट्राई और कैच किस तरीके से काम करेगा मैं दिखाती हूँ। बिल्कुल वैसे ही देन और कैच की तरह ही काम करेगा, कीवर्ड चेंज हो गया, ट्राई और कैच। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये इस फंक्शन के अंदर ही होगा सारा काम। ठीक है, फंक्शन से बाहर कुछ नहीं करना है हमने। तो मैं क्या करती हूँ, फंक्शन के अंदर जितना भी कोड होगा ना उसको आपने इस ट्राई के अंदर रखना है। ठीक है, ट्राई आ गया
और ट्राई के बाद हम ले लेंगे कैच। सही है। अब जितना भी कोड था ना हमारा, जो हमने इस एसिंग फंक्शन टेस्ट फंक्शन के अंदर किया था, वो सारा का सारा हमने कहाँ रखना है, इस ट्राई के अंदर। सही हो गया। अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब इस कैच के अंदर हमने बता देना है इसको एरर का, ठीक है। और उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, इसको कंसोल कर देना है। कंसोल करके आप यहाँ लिख दें, ओ सॉरी, कंसोल ठीक है। हमने यहाँ क्या कर दिया, इसको कंसोल करा दिया है। अब यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब ये काम कैसे करेगा, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। अंदर वाली चीज़ें तो वैसे ही काम करने वाली हैं। अब ये ट्राई और कैच को समझना है हमने। कैच तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे ये जैसे प्रॉमिस में था कि अगर इस कोड के अंदर कोई भी एरर होगा, कोई भी मिस्टेक होगी, तो क्या करेगा, हमारे पास कैच चल जाएगा और हमारे पास ये एरर वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। सही है। अब इस ट्राई का क्या काम है, ये ट्राई बिल्कुल हमारे पास देन की तरह काम करेगा। ये नहीं कहेगा ट्राई करो सब ठीक है, तो यानी प्रॉपर चल रहा है तो क्या कर दो, इसको रिटर्न कर दो। जो भी आपका काम है, जो भी कोड है, उसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो, यानी इसको एग्जीक्यूट करा दो। ठीक है, ओके कर देता है उसको। और कैच क्या करेगा कि अगर इसके अंदर कोई भी एरर आ जाएगा तो वो उसको कैच कर लेगा और हमारे पास ये एरर वाला मैसेज प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको चला के देख लेते हैं। अभी मैंने कोई एरर नहीं दिया इसके अंदर, तो ये बिल्कुल प्रॉपर चलेगा हमारे पास। ये देखिए 1 2 3 और फिर 5 आ गया और 4 लास्ट में आया, क्योंकि 4 पे हमने 3 पे हमने अवेट लगाया था, तो वहाँ पर ये स्टॉप हो गया था, इसलिए 4 लास्ट में आ गया हमारे पास। अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर दे देती हूँ कोई एरर। ठीक है, जैसे पहले मैं यहाँ पर एरर देती हूँ। अब ये लॉग है ना, मैं इसकी स्पेलिंग चेंज कर देती हूँ। अब ये एरर बता ही रहा है हमें यहाँ, लेकिन आप देखिएगा टर्मिनल पे हमारे पास कैसे आएगा, हमारे पास एरर वाला मैसेज प्रिंट होना चाहिए। ये देखिए 1 प्रिंट कर दिया उसने। 1 कहाँ था हमारे पास, ये रहा, फंक्शन से बाहर था, उसने प्रिंट कर दिया। 5 प्रिंट कर दिया उसने, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन से बाहर था। अब फंक्शन के अंदर वाली उसने कोई भी चीज़ नहीं प्रिंट करवाई। एरर तो भाई console.log2 में था ना, लेकिन उसने कुछ भी प्रिंट नहीं करा। क्यों नहीं प्रिंट करा, कि यहाँ यही होगा, आपके पास जिस भी कोड लाइन में एरर आएगा उसके बाद का कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पर पहली लाइन में ही हमारे पास एरर आ गया, तो उसने बाद की 2 लाइंस को भी एग्जीक्यूट नहीं करा। सही है, ये देख लीजिए, 1 मिनट, ये देख लें। सही है, एरर दे दिया उसने। अब अगर मैं यहाँ से ये एरर हटा के इधर लगा देती हूँ, 3 पे लगा देती हूँ, तो आप देखिएगा क्या होता है। ये देखिए अब क्या हो रहा है, पहले सिर्फ 1 और 5 को एग्जीक्यूट कर रहा था, अब क्या कर रहा है, 1 और 5 के साथ 2 को भी एग्जीक्यूट कर रहा है, और बीच में एरर आ रहा है। 3 और 4 को उसने एग्जीक्यूट नहीं किया। तो क्या हो गया, इसका मतलब कि पहली लाइन जो थी उस पर कोई एरर नहीं था, उसने उसको चला दिया, लेकिन दूसरी लाइन पे एरर आ गया, तो इस वजह से ना दूसरी लाइन हमारे पास प्रिंट होगी, और ना ही दूसरी लाइन के बाद जितना भी कोड होगा कोई भी प्रिंट नहीं होगा। अब इसी तरीके से मैं यहाँ से हटा के इस पे अगर एरर दे देती हूँ, तो देखिएगा क्या होता है। ये देखिए 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 उसने स्टार्ट में प्रिंट कर दिया, ये 5 उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और 2 और 3 को भी उसने प्रिंट करवा दिया, लेकिन 4 हमारे पास प्रिंट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि 4 पे हमारे पास एरर है। अब 4 से आगे कोई कोड है नहीं, अगर 4 से आगे कोई कोड होता तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारे पास एरर आएगा, उसके बाद का कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट सी एग्जाम्पल थी हमारे पास एरर हैंडलिंग की। अभी क्योंकि बिगनर्स हैं, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ जाते हैं कि आप थोड़ा सा एडवांस लेके चल रही हैं, हम बिगनर्स हैं, थोड़ा इजी करके समझाएं। तो मेरा ख्याल से आज की एग्जाम्पल से ज़्यादा इजी कुछ भी नहीं होगा, तो इससे आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा एसिंक अवेट का यूज़ भी, और साथ ही एरर हैंडलिंग भी
कि एरर हैंडलिंग विथ ट्राई कैच क्या होती है, किस तरीके से इस पर काम करते हैं और क्या आउटपुट हमारे पास आता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।